नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा आदेश सामने आया है। आयोग की रिपोर्ट वेबसाइट पर डालने के आदेश दिए गए हैं। 4 दिन के अंदर ये रिपोर्ट अपलोड करनी होगी यूपी सरकार को। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता थे, जिन्होंने याचिका दाखिल करी थी, उनको कोर्ट ने नसीहत दी है कि आप यहां पर याचिका दाखिल करने की बजाय विभाग में अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। टीएन मिश्रा हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निकाय चुनावों पर सभी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं जब भी कोई बड़ा अपडेट सामने आता है। लखनऊ बेंच ने बोला है कि यूपी सरकार को कि 4 दिन के अंदर इस सूची को अपलोड करिए वेबसाइट पर। ये पूजा सही है कि जिन सरकार ने जब निकाय चुनाव का जो है हुआ कि हम रणभेरी बिगुल बजा दिया कि हम कराएंगे और सूची आ गई, लेकिन सरकार ने सूची को सिस्टम पे वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया और जिसको लेकर के लोगों में भ्रम बना हुआ और लोगों में आशंका गई कि कहीं कहीं गड़बड़ी है। और इसको लेकर के लखीमपुर के विकास अग्रवाल ने जो है निघासन नगर पंचायत के जो है आरक्षण को लेकर के सवाल उठाए और उन्होंने अपनी हाईकोर्ट पहुँच करके अपनी याचिका दायर कर दी। अब याचिका जब जस्टिस राजन राय और जस्टिस मनीष कुमार ने जब उनकी सुनवाई की तो कल उन्होंने आज मामले को तलब किया था, लेकिन आज उन्होंने सीधा कहा, जब जजमेंट दिया तो जजमेंट में याचिकाकर्ता को कहा कि आप जाएं विभाग के पास और विभाग सूची अपलोड करेगा। और दूसरी तरफ सरकार को निर्देश दिया कि अगले 4 दिन के अंदर सूची अपलोड हो जाए और उसके बाद ताकि लोग जो है कोई भी ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट में गड़बड़ी हो तो जान सकें और याचिकाकर्ता की समस्या का भी निराकरण हो सके। जी पूजा। बिल्कुल। टीएन मिश्रा, क्या ये सिर्फ एकल शिकायतकर्ता थे या फिर इस तरह के और भी शिकायतकर्ता हैं जिनकी शिकायतें थी उनको क्लब करने का काम किया है हाईकोर्ट ने? नहीं, शिकायतकर्ता तो पूजा जो है ये हाईकोर्ट में गए अकेले हैं जाने वाले, लेकिन बाकी विभागीय स्तर पे लोग शिकायत कर रहे हैं। ये बात पता चली है कि विभाग में लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन उनको सूची मिल नहीं पा रही है। तो इसको लेकर के जो है अब कोर्ट ने कह दिया, चिंता करने कोई बात नहीं बची है कि जो लोग बचे हैं सबको सूची की जानकारी मिल जाएगी और आम जनता भी देख सकेगी कि हकीकत क्या है और जो है ओबीसी आयोग ने क्या कमीशन ने रिपोर्ट दी थी और उसकी सूची जब विभाग अपलोड होगी तो लोग जानकारी कर सकेंगे। सभी शिकायतकर्ताओं का भी जो है इसे समाधान हो सकेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। टीएन मिश्रा जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि राजधानी लखनऊ से आज बड़ा आदेश पारित हुआ है और शिकायतकर्ता के माध्यम से ही हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी कहा है कि 4 दिनों के अंदर सूची को अपलोड कर दीजिए ताकि आम जनता के साथ साथ तमाम लोग जो अपनी शिकायतें दाखिल करवा रहे हैं उनकी भी समस्याओं का समाधान हो सके। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार हैं शाइस्ता परवीन और बड़ा झटका इनको लगा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बड़ा झटका, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ये कहा जा रहा था कि अतीक अहमद जेल के अंदर से और जेल के बाहर से गैंग को ऑपरेट करने का काम अतीक की पत्नी यानी कि शाइस्ता परवीन और अतीक के दोनों बेटे कर रहे थे। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। आमिर हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ गए हैं। आमिर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? शाइस्ता परवीन ने अग्रिम याचिका लगाई थी लेकिन कोई फायदा नहीं, याचिका सिरे से खारिज हो गई है। जी बता दें पूजा कि जिस तरह से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के ऊपर भी आरोप है और वो इस मामले में नामजद है, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण में गई थी और एमपी एमएलए कोर्ट में उनका मामला चल रहा था और अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कई सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। मगर आज केस की गंभीरता को, अपराध को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है और उनकी अग्रिम जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही थी और सबसे बड़ी बात ये, शाइस्ता परवीन को लेकर के जो तथ्य सामने आए हैं वो ये कि अतीक अहमद जो है वो साबरमती जेल से गैंग को ऑपरेट करता था और जो आदेश होते थे अतीक अहमद के उसको इंप्लीमेंट करने का काम शाइस्ता परवीन करती थी।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बाराबंकी पहुंचे हुए थे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने जिले के आलापुर स्थित सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान पत्रकारों ने डिप्टी सीएम से सवाल पूछा कि जिले के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवाइयां लिखी जाती हैं। इस सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आप नाम बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। सीएम ने कहा कि कोई भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बाहर की दवाइयां नहीं लिख सकता। इस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये डॉक्टर जो बाहर से लिखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें, वो जब सस्पेंड और बर्खास्त करें। जिला अस्पताल आप नाम बताइए, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जिला अस्पताल में 1 साल से कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है और कार्डियोलॉजिस्ट के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला, इसलिए तनख्वाह हमने 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। कोई भी आए हम उसको 5 लाख तक तनख्वाह देंगे हमारे यहाँ। ब्रजेश जी, माफिया शब्द की बड़ी चर्चा है और माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई होगी। सरकार वो रिटायर हो गए हैं, तब से यहाँ अल्ट्रासाउंड भी बंद है। हमने कहा रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सकों की कमी है, इसलिए हमने सैलरी बढ़ाई है, पहले 2 लाख से 5 लाख कर दी। कोई भी आए हम उसको भर्ती करके और पूरी तरह से बाराबंकी जनपद को चिकित्सकों से युक्त करें। मंत्री तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि आप सबने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का जनादेश दिया। उस जनादेश का सम्मान करते हुए आम आदमी से जुड़े विषयों और अंत्योदय का सपना पूरा करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि कैसे विकास करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि 50 साल की भाजपा कैसी होगी, उसको लेकर हमें अभी से तैयारी करनी है और हमें किस रूप में आगे बढ़ना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें चुनाव ही जीतना है, देशवासियों का दिल भी जीतना है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि नगर विकास के कार्यों में लगे सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही ए.के. शर्मा ने कहा कि सीएम ने 8,731 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, वो सिर्फ जनता के लिए है और पिछले 5 साल के सुशासन काल से जनता खुश है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज का ये दिन भी चुना है कि आज के दिन जो लोक उपयोगी जो हमारे कार्य हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण करने का जो कार्य आज हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे, क्योंकि हमारी पार्टी एक सर्वस्पर्शी पार्टी है, सर्वसमावेशी पार्टी है, सबके हितों का ध्यान रखने वाली पार्टी है। आज जो 8,700 या लगभग 9,000 के आसपास जो हमारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिनकी कीमत 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, वो सभी सामान्य व्यक्ति की सेवा में लगने वाले, सामान्य व्यक्ति के काम आने वाले सभी कार्य हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। तो वहीं 2024 के चुनाव में मायावती से चुनावी गठबंधन के लगातार संकेत भी दे रहे हैं। आज बलिया के रसड़ा तहसील में कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 2024 के लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी नेता मायावती हैं। अगर देश की राजनीति में मायावती जी पसंद नहीं आती हैं तो सर्वमान्य दलित नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उन्हीं को नेता मानकर विपक्ष को 24 में चुनाव लड़ना चाहिए। आपने उसको गंभीरता से नहीं पढ़ा। बयान मैंने क्या कहा कि देश के जितने बड़े गुंडे हैं सब ओम प्रकाश को सलूट मारते हैं। हम सलूट मारते हैं जो देश के तकदीर लिखने वाले लोग हैं। अब बताइए कौन बड़ा गुंडा हुआ? इस नाते हम ये बात करते हैं। तो ये तय माना गया कि मतलब इस बार का जो चुनाव 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें विपक्ष की भूमिका में कोई ना कोई दलित उम्मीदवार ही होगा। प्रधानमंत्री विपक्ष का उम्मीदवार दलित ही, आपके नजर में दलित होना चाहिए? नहीं, जिस तरह लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई ईडी से डर रहा है, कोई सीबीआई से डर रहा है, तो कोई फर्जी मुकदमे की बात करता है। तो ये जितने लोग हैं तो तीसरा मोर्चा क्यों बना रहे हैं भाई? दूसरा मोर्चा बनाओ। अरे दूसरा बनाना ही तीसरा बनाने लगे, और तीसरा मोर्चा ऐसा बना रहे हो कि जो आपको 10 वोट भी नहीं दिला सकता। तो आप दूसरा मोर्चा बनाओ, दूसरा मोर्चा में सब लोग तय कर लो। नहीं बात अगर समझ में आती है तो 2 ही चेहरे हैं। यूपी में सबसे बढ़िया लीडर मायावती जी को हम देखते हैं, और देश की राजनीति में अगर मायावती जी नहीं पसंद है तो खड़गे जी को पकड़ लो, वो भी तो दलित है, उन्हीं को मान लो।
किसी को मान के लड़ो, लेकिन सब लोग एक होकर लड़ो। और सब लोग अगर अलग अलग लड़ोगे तो कहीं लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी इतिहास दोहराने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह और काशीराम एक होने वाले नारे की चर्चा 93 के बाद 2023 में होने लगी है। इसके साथ ही एक बार फिर से अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर और लोहिया के विचारों से जोड़कर अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अंबेडकर वाहिनी के नेता जिलेवार इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं और लोहिया और अंबेडकर एक ही विचारधारा पर चलते थे, ये संदेश लेकर गांव-गांव जाएंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो आज से यानी कि बीजेपी के स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल तक इसी तरह से अभियान की शुरुआत वो कर चुके हैं। मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति को समाजवादी पार्टी अब लगातार धार देने की कोशिश कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से काशीराम की प्रतिमा अनावरण के समय जो नारा दिया, जो 1993 का नारा था, उससे एक बार फिर वही तस्वीर दोहराने की कोशिश की जा रही है। अब एक बार फिर आने वाले समय में अंबेडकर को लेकर समाजवादी पार्टी एक बड़ी तैयारी कर रही है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। पहले ही अंबेडकर वाहिनी का गठन हो चुका है। प्रदेश स्तर पर इसके कार्यकर्ता जोड़े जा रहे हैं, यानी कि अब दलित वोट बैंक पे समाजवादी पार्टी की सीधी नज़र है। यही वजह है 14 तारीख से हर जिले में कार्यक्रम किए जाएंगे और अंबेडकर को याद किया जाएगा। और सबसे खास बात है कि अंबेडकर और लोहिया जो एक ही विचारों के लोग थे, इनको बताया जाएगा कि ये सब एक विचार के लोग थे। ये समाज में समानता चाहते थे, लोगों को एक अधिकार चाहते थे कि लोगों और जनता का जो है इसमें समानता दिखे। जात में जो परसेंटेज है, यानी कि जो जाति जनगणना का मुद्दा लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है, उसे भी इसमें जोड़ा जाएगा। फिलहाल प्रदेश स्तर पर इसे अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। अब समाजवादी पार्टी में थोड़ी सी मुश्किलें जरूर होंगी, क्योंकि नेता हैं, उनको कैसे साधेगी समाजवादी पार्टी, ये चुनौती फिलहाल अभी बनी हुई है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ नौकर की दवाई, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं मुजफ्फरनगर में पशु कृषि मेले में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेले में कृषि और पशु संबंधी टेक्नोलॉजी की जानकारी ली। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, ये सरकार की अच्छी पहल है। देखो, यहाँ से टेक्नोलॉजी क्या है, पशु आ रहे हैं यहाँ पे अच्छे, उनको देखना चाहिए। यहाँ पे सारी कंपनी के ट्रैक्टर और इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो एक ही जगह सारी चीज़ देखने को मिल जाती है, उनका लिटरेचर मिल जाता है। तो किसानों को देखना चाहिए, इस तरह की चीज़ें पहली बार लगी तो देखना चाहिए सबको। किस तरह के स्टॉल लगे हैं, आपने यहाँ घूमा भी है पूरे इसमें? सारे यहाँ पे जो NGOs हैं या स्वयं सेवक जो संस्थाएं हैं और होममेड, वो सारी चीज़ें लगी है यहाँ पे। भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन आज महोबा पहुंचे थे। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय सहित सभी चुनाव भीम आर्मी का सहयोगी दल आजाद समाज पार्टी न केवल लड़ेगा, बल्कि साफ कर दिया है कि जो भी दल चुनाव को लेकर साथ आना चाहेंगे, उनको साथ लेने को लेकर विचार विमर्श भी किया जाएगा। भीम आर्मी एकता मिशन अध्यक्ष विनय रतन ने कहा है कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है और बीजेपी वॉशिंग मशीन वाली पार्टी है, जहां सारे दाग धुल जाते हैं। देखिए, आज देश में राजा कौन है? जिस तरीके से देश के अंदर अभी तक भी लूटपाट चल रही है, लूटपाट का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कानपुर की घटना, अब ये घटना और जल्दी नज़दीक आने वाली, आगरा की घटना। लोगों के घर बने हुए हैं, सरकारी गैर सरकारी कैसे हैं वो एक अलग चीज़ है। 70-70 साल से 50-50 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, 100-100 साल से। आज सरकार भूमि अधिग्रहण बिल के नाम पर उनके घरों को तोड़ रही है, वो रहने की व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता उनको जगह दी जाए? तो वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 की तैयारी चल रही है। 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज भी शुरू करने जा रहा है। खासतौर पर ये गर्मियों की छुट्टी के दौरान संचालित की जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका के कई छात्र छात्राएं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में रिसर्च करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं। अमेरिका के छात्र छात्राएं ये मांग कर रहे थे कि उर्दू और फारसी वो सीखना चाहते हैं। ऐसे में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उनके इच्छा के हिसाब से उर्दू और फारसी में डिप्लोमा कोर्सेज आयोजित करने का फैसला किया है।
2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय में इस बार यानी कि 2023-24 के सत्र में नए नए कोर्स या डिप्लोमा कोर्सेज का आयोजन किया जाने वाला है। आपको बता दें कि लगातार अमेरिका से जो छात्र यहाँ पे रिसर्च करते हैं उनकी लगातार ये मांग थी कि हमें उर्दू और फारसी से हमें रिसर्च करना है और उसका हमको एक डिप्लोमा कोर्स करना है। यहाँ पे उसकी भी व्यवस्था है क्योंकि अभी तक यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में इसकी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आपको बता दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय ग्रीष्मकालीन का जब अवकाश होता है उस दरमियान लखनऊ विश्वविद्यालय अमेरिकी छात्र छात्राओं को ये मौका देने जा रहा है। ये जो कोर्स है डिप्लोमा, ये 6 हफ्ते का कोर्स तैयार किया जा रहा है, डिप्लोमा कोर्स जो ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ये किया जाएगा। आपको बता दें कि जो कोर्स की तैयारी की जा रही है ये अमेरिका संस्थान जो है दिल्ली में स्थित है उसके सहयोग से लखनऊ विश्वविद्यालय इसकी कार्य योजना बना रहा है और लगातार ये अपने अलग अलग विभागों के इसमें सहमति ले रहा है। आपको बता दें कि 6 हफ्ते के कोर्स के दौरान लगातार छात्रों को ये बताया जाएगा कि कैसे हमारे उर्दू का जो उर्दू के जो शब्द हैं उसको कैसे उसको बोला जाता है और यहाँ के हिंदुस्तान में उसको लेकर क्या कुछ देखने को मिलता है या फिर फारसी में क्या कुछ चीजें खास रहती हैं, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि भाषाओं में सामंजस्यता बढ़ाने की लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी बात करते हैं। क्योंकि तो वहीं आज देश भर के हनुमान मंदिरों में हनुमान जयंती की धूम रही। भगवान हनुमान जी की जयंती बाराबंकी में भी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर आपको दर्शन करवाते हैं बाराबंकी के बड़ा गांव में स्थित एक 300 साल पुराने हनुमान मंदिर के, जहां शुरुआत से ही लेकर के आज तक मिट्टी की मूर्ति के रूप में ही हनुमान जी विराजमान हैं। मान्यता है कि जब भी किसी श्रद्धालु ने उनकी मनोकामना पूरी होने पर हनुमान जी की मिट्टी की मूर्ति को पत्थर की करने की ठानी तो या तो वो बीमार पड़ गया या फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि हनुमान जी ने खुद सपने में दर्शन देकर उस श्रद्धालु को ऐसा ना करने का निर्देश दिया है। राम इच्छा से यहाँ हेतमापुर पड़ता है बाराबंकी जिले में ही घाघरा नदी के किनारे, वहाँ उदासीन गद्दी है तो वहाँ नारायण दास महाराज के नाम से वो स्थान मशहूर है। वहाँ के शिष्य थे बाबा रामचरण दास जो यहाँ आए हुए थे, तब यहाँ पूरा जंगल था, गांव के बाहर की जगह है, तो उन्होंने यहाँ हनुमान जी को पाताल तोड़ हनुमान है, शंकर मोचन हनुमान जो पाताल में रावण को मार के और राम और लक्ष्मण को छुड़ा के लाए थे, वही श्री हनुमान जी महाराज शंकर मोचन यहाँ उन्होंने मिट्टी के बना करके इनमें प्राण प्रतिष्ठा की। वही अब ये तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितने दिन हो गए, तकरीबन 250-300 साल हो गए, क्योंकि यहाँ किसी ने उनको बाबा को नहीं देखा है। इस समय जितने लोग हैं 100 साल के भी हैं जो उन्होंने भी नहीं देखा, तो वही हनुमान जी यहाँ है। भारतीय जनता पार्टी अपने 43वें स्थापना दिवस को राज्य भर में मना रही है और इस मौके पर पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ध्वजारोहण किया। पार्टी मुख्यालय के अलावा जिला मुख्यालयों सहित अन्य स्थानों पर भी पार्टी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी, मंत्री रेखा आर्या, मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारी पार्टी के 44 स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा प्रत्येक देश के बूथ स्तर के कार्यकर्ता का मार्गदर्शन किया। हमारे उत्तराखंड में भी हमने सभी जिला केंद्रों पर, मंडल स्थलों पर और बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री के उद्बोधन को कार्यकर्ताओं को सुनाने का हमने पूरा कार्यक्रम उसको तय किया था। और मुझे बताते खुशी है, अभी तक की जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, लगभग 90% बूथों पर हमारे कार्यक्रम आज हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का आज का उद्बोधन आगामी दिनों के अंदर कार्यकर्ता का उत्साह अर्जित करेगा और जिस उद्देश्य के साथ राष्ट्र के को परम वैभव पर राष्ट्र विश्वगुरु। आजादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा समाज जो वंचित था, छूट गया था, पिछड़ गया था, गरीबी में जी रहा था, उसको कभी भी आगे लाने का काम नहीं हुआ। ये भली भांति हम जानते हैं, देश की आजादी के बाद लगातार 55 सालों तक, 60 सालों तक इस देश के अंदर एक ही पार्टी का शासन रहा, एक ही परिवार का शासन रहा और इन सबकी हितों की रक्षा करने के लिए उस समय हमारे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुख्यमंत्री ने 2014 के बाद पहली बार उत्तराखंड भाषा संस्थान की बैठक की अध्यक्षता करी।
इस दौरान उन्होंने लोक भाषाओं के उभरते कलाकारों को सम्मानित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मई में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साहित्यकारों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के हर जिले में लोक भाषाओं और बोलियों की पहचान बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से चारधाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हेल्थ एटीएम की शुरुआत करी है। आपको बता दें कि अलग अलग संस्थानों ने आगे बढ़कर प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में इनको स्थापित करने का फैसला किया है, जिससे आम जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी राहत मिले। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। हेल्थ एटीएम के जरिए यात्रा मार्गों पर जो लोग पहुंचेंगे उनको काफी सहूलियत होगी। आज ये हेल्थ एटीएम जो पूरे हमारे चारधाम यात्रा रूट पर लगेंगे और कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर लगेंगे। 50 की पहले ही हमने MOU कर लिया था और 15 और लग रहे हैं। साथ में 40 ट्रूनेट मशीनें लग रही हैं। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, यस बैंक है और हमारा JK टायर है। इन सब लोगों ने जो है आगे बढ़कर इसके बनने से जहां लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांचों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके घर के आसपास ही उनको ये सुविधा मिलेगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।